अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 4 क्लास, कैसे हैं बेटा आप सब? ये आपका उर्दू का लेक्चर नंबर 7 और मैं आपकी टीचर कुर्रतुल-आइन। पिछले लेक्चर में बेटा हमने नात के बारे में पढ़ा था, नात की नसर की थी और नात की बुलंद ख्वानी भी हमने की थी। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम अल्फाज मायनी करेंगे। सब बच्चे अपनी नोटबुक्स को रेडी कर लें। सारा काम जो होता है बेटा पहले रफ़ नोटबुक पे किया करें या रफ़ रजिस्टर पे किया करें, उसके बाद आपने इसको नीट नोटबुक पे करना है। ठीक है, ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो, कहीं कोई गलती ना हो, आपको वाइटो या इंक रिमूवर कुछ भी यूज़ ना करना पड़े। ठीक है, जब आप ये बेटा चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो राइटिंग है और आपकी जो नोटबुक है वो बिल्कुल भी नीट नहीं रहती है। ठीक है, करें काम स्टार्ट। सबसे पहले आपने अपनी रफ़ नोटबुक पे यह सारा काम नोट कर लेना है। आज हम देखते हैं हमारा तारीख हमारी क्या है। यकम जून है। ठीक है, पता है ना आपको कि बाकी जो होते हैं तारीख होती है वो इस वाले रोमन में लिखी जाती है 2, 3, 4, लेकिन जब यकम आता है तो उसको हम इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, उसको यकम ही लिखते हैं और इसके ऊपर थोड़ी सी तशदीद आ जाएगी। ठीक है, यकम जून और दिन है हमारे पास मंगल। मैं बार बार बेटा आपको कह रही हूँ कि जो बच्चों ने पहले मुझे काम चेक करवाया है इतना नीट नहीं था। सब बच्चों ने पहले ये काम जो है ये आपने रफ़ रजिस्टर पर करना है। ठीक है, उसके बाद नीट पर करेंगे तो आपका काम नीट हो जाएगा। जमात का काम, ठीक है, जमात का काम। नात चैप्टर है हमारा। उन्वान क्या है हमारा? अल्फाज। इसको मैंने थोड़ा सा लंबा कर दिया तो इसको मैं थोड़ा सा कम करूँगी। अल्फाज मायनी। ठीक है, आगे समझ। अब हम लिख रहे हैं अल्फाज मायनी, तो मैं यहाँ लिखूँगी अल्फाज, ब्लैक पॉइंटर के साथ अल्फाज। यहाँ आप लिखेंगे ब्लैक पॉइंटर के साथ मायनी। ठीक है, अल्फाज और मायनी। अल्फाज हम लिखेंगे ब्लैक मार्कर के साथ या ब्लैक पॉइंटर के साथ। पहला देखे हैं बेकस। पहला क्या है? बेकस। इसका मायने क्या है? बेयारो मददगार, यानी कि जिसका कोई मददगार ना हो। बेयारो मददगार, बेयारो मददगार। ये लफ्ज़ मद्दत नहीं है। जब हम बेटा मद्दत बोलते हैं ना तो हम इसको कुछ इस तरह बोलेंगे मद्दत, तो हम लिखेंगे भी इसको ऐसे। ये लफ्ज़ है मुद्दत, मदद नहीं है, मुद्दत। त का साउंड आ रही है, त मुद्दत। मदद में आएगा मदद, यानी कि दाल, मदद। ये वाला रॉन्ग है और ये वाला सही है हमारे पास। ठीक है, अगला जुमला हम देखते हैं, बज़म। बज़म, यहाँ ज़बर है, जज़म है। बज़म किसे कहते हैं? बज़म महफिल को। महफिल मजलिस। ठीक है,
बेकस बेयारो मददगार, बज़म महफिल मजलिस, फ़र्श खाक। सब बच्चों ने इस काम को बेटा रफ़ रजिस्टर या रफ़ नोटबुक पे करने के बाद फिर नीट पे करना है ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है। फ़र्श खाक फ़र्श खाक किसे कहते हैं? ज़मीन, ज़मीन। ठीक है। अगला देखते हैं, फ़ख्र आदमियत। इसको रिमूव करके दोबारा से लिखती हूँ। फ़ख्र आदमियत। ठीक है, ठीक है। फ़ख्र आदमियत, इसके ऊपर या के ऊपर जज़म है। क्या है इसका मायने? इंसानियत के लिए फ़ख्र। इंसानियत। ये मैं शोशे बेटा इसीलिए इस तरह बना रही हूँ कि आपको समझ आ जाए। इंसानियत, नून का शोशा। ठीक है। इंसानियत में अब कितने शोशे आ गए? इंसानियत, नून, फिर सीन, फिर अलिफ, फिर नून, फिर यो, फिर तो। इंसानियत। ठीक है। हमारे पास इस तरीके से है ये। शोशों का ख़ास ख्याल रखा करें। जब आप शोशों का ख्याल नहीं रखते हैं तो आपकी जो राइटिंग होती है वो इतनी नीट नहीं होती। इंसानियत का फ़ख्र, इंसानियत का फ़ख्र। आगे है दस्तगीरी। दस्तगीरी। ठीक है। इसका क्या मायने है? दस्तगीरी। नात में हमने पढ़ा था, हम दस्तगीरी करते थे यानी कि मदद करते थे। मदद के वो मदद करते थे, बेकसों की मदद करते थे। असरार। असरार। ठीक है। असरार क्या इसका मायने हमने किया था? राज। हाँ जी, पोशीदा बातें। यहाँ भी हम शोशों को गिनते हुए लिखेंगे। पोशीदा बातें। क्या है? पोशीदा बातें। अगला देखते हैं, दुख उठाना। दुख उठाना। ये सारे अल्फाज मायने जो हैं ये नात चैप्टर के हैं और जब हमने नसर की थी तो हमने इन सबको इस्तेमाल भी किया था। दुख उठाना का है तकलीफ़ उठाना। ठीक है। और जो लास्ट वन है सैरी होना, जी भरना। हाँ जी, उस दिन हम बात कर रहे थे ना, सैर नहीं होते सैरी होना, तो मेरे जहन में नहीं आ रहा था कि इसको मैं किस तरीके से आपको बयान करूं, तो यही इसका सही था कि इनकी जी भर जाना, लेकिन जुमले के हिसाब से समझ नहीं आ रहा था कि इसको कैसे क्लियर किया जाए। जी भरना। ठीक है। अभी मैं इसको लिखा रहने देती हूँ। हरिया आप जल्दी से लिखें। बेकस बेयारो मददगार, बज़म महफिल मजलिस,
फर्श खाक ज़मीन, फ़ख्र आदमियत इंसानियत का फ़ख्र, असरार पोशीदा बातें, दुख उठाना तकलीफ़ उठाना, सैरी होना जी भरना। इधर मैंने अभी गौर किया तो यहाँ ज़बर है तो यहाँ पेश आएगी, दुख उठाना है। ठीक है, इतना तो आपको पता है ना कि जब पेश लग जाती है, पेश का मतलब क्या होता है कि ये ओ का साउंड दे रहा है, ऐसी है ना, ओ का है। अब जैसे कोई लफ्ज़ है, क्या लफ्ज़ अब मेरे जहन में नहीं आ रहा, ठीक है ना, दुकान लिख लें, दुकान। ठीक है, अब क्या होगा, दुकान मैंने पेश लगा दी तो ओ का जो है वो वैल्यू फिनिश हो गई तो बन गया दुकान। सही है, आगे समझ। जब हम लफ्ज़ को ज़्यादा खींचेंगे तो ओ इस्तेमाल करेंगे, जब किसी लफ्ज़ को हमने नहीं खींचना होता, कम उसको लंबा करना है, तो हम वहाँ क्या लगाएंगे, पेश लगाएंगे। इसी तरह हर अल्फाज को गौर से देखें। बेकस, अगर मैं लिख दूँ इसको, बोर्ड पे देखें ज़रा, बेकस लिखा तो आप कहेंगे टीचर सही है, क्योंकि ये इसके तोड़ हैं। हमने उर्दू में जुमलों को जो होते हैं, अल्फाज होते हैं, उनको हमने इकट्ठा करके लिखना है, तो मैं इनको इकट्ठा लिखूंगी, अलग अलग लिखूंगी, तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैंने तोड़ के लिख दिया है, जो कि इमला की रूल से ये गलत होगा। बेकस। ठीक है, अब एक और लफ्ज़ है फर्श खाक। आपको अगर मैं कहूँ फर्श खाक लिखो तो आप लिखेंगे फर्श खाक। ठीक है, फर्श खाक तो यही बन रहा है ना, फर्श खाक क्या है, फर्श खाक। लेकिन आप अगर अल्फाज को गौर से सुनेंगे तो मैंने ये नहीं कहा फर्श खाक, ए की जो आवाज़ होती है वो लंबी होती है, ए। थोड़ा सा लफ्ज़ को हम नीचे को खींचते हैं, ए, जैसे कि बे, इसमें आवाज़ आई ए की, बे। ठीक है, फर्शे, फर्शे, यह ए की साउंड नहीं आ रही, इसका मतलब है फर्शे, जिसका ए का साउंड आ रहा है लेकिन वो कम आ रहा है, तो क्या होगा, वहाँ ज़ेर इस्तेमाल होगी, फर्शे खाक। मीन्स क्या, हमने यहाँ इश जो है उसको लंबा नहीं किया, उसको खींचा नहीं है, वहाँ ए की आवाज़ नहीं आई, ए, तो वहाँ हमने क्या इस्तेमाल किया, ये ज़ेर। ठीक है, समझ आ रही है। तो आपने जब भी लिखना है तो इसको गौर से लिखना है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि दस्तगीरी, फ़ख्र आदमियत, फ़ख्र आदमियत। देखिए अब ज़रा, ऐसे ही है ना, फ़ख्र आदमियत, ये आपको क्लियर मैंने कहा नज़र आ जाए। ठीक है, आपने ब्लैक से ही लिखने हैं सारे। अब ये देखिए, यहाँ भी जो है फ़ख्र आदमियत गलत लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये बन गया है फ़ख्र, ए को हमने नीचे को खींचा है, ए कहती है मुझे नीचे को खींचो, फ़ख्र आदमियत, ये लफ्ज़ ये पढ़ेंगे, ये फ़ख्र आदमियत नहीं है, ये है फ़ख्र आदमियत। हमने क्या लिखना था, हमने लिखना था, हमने फ़ख्र आदमियत लिखना था, फ़ख्र आदमियत। आ गई समझ कि ए और ये ज़ेर
इसका आपस में क्या कनेक्शन है। आ रही है ना सबको समझ। अब इन चीज़ों को आपने देखते हुए फिर हमने इसको जहन में रखते हुए बाकी का काम करना है। उम्मीद है बेटा आपने लिख लिया होगा। इसको मैं अब रेस करती हूँ। नेक्स्ट हम काम करते हैं। काम बेटा नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपका। वाइटो मत यूज़ करें, मैं बार बार कह रही हूँ। आप बेटा 4 क्लास हैं, सारा काम जो है आपने कहाँ करना था, रफ़ रजिस्टर या रफ़ नोटबुक पर करना था पहले, उसके बाद हमने इसको नीट नोटबुक पे करना है, ताकि हमसे अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो हम उसको सही कर सकें। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सफ़ा नंबर 9 पे ही आ जाएं। सफ़ा नंबर अब हम 9 करेंगे। सफ़ा नंबर हमारे पास क्या है, 9। सफ़ा नंबर 9 पे हमारे पास क्या है कि हमने मिसरों को देखते हुए मुकम्मल करना है, मिसरे मुकम्मल करने हैं। एक होता है बेटा खाली जगह पूरी करें। बोर्ड पे देखें ज़रा, एक आपका क्वेश्चन होता है खाली जगह पूरी करें। ठीक है, एक क्वेश्चन तो होता है हमारा ये। अब यहाँ लिखा हुआ है आपके पास मुनासिब अल्फाज लगाकर मिसरे मुकम्मल कीजिए। उन्होंने क्या कह दिया है, मुनासिब अल्फाज लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। ठीक है, अब ये जो खाली जगह है ये क्या है, जब हम कुछ चैप्टर पढ़ते हैं, सबक पढ़ते हैं, तो वहाँ खाली जगह का इस्तेमाल किया जाता है। चैप्टर जब हम सबक में एक पूरा पढ़ लेते हैं, सबक पूरा होने के बाद सबक में से ही हमें खाली जगह दी हुई होती है, हमें चेक करने के लिए कि आया बच्चों ने सबक जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, उनको समझ आ चुकी है। उसके लिए जो खाली जगह दी जाती है, हमने वहाँ मुनासिब अल्फाज लगाकर खाली जगह पूरी करनी होती है। अब यहाँ है मिसरे। जब नज़म की बात आती है, नज़म ये सबक में होता है, सबक में खाली जगह होती है और मिसरे नज़म में होता है। मिसरे की जो नज़म की एक लाइन होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल बुक आपके पास है, बुक खोलें, वहाँ लिखा हुआ है सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। ये एक लाइन नहीं है, ये एक मिसरा है। ठीक है, नज़्म की हर लाइन को मिसरा कहा जाता है। तो इसलिए जैसे जैसे हम नज़म पढ़ेंगे उसके बाद में जो क्वेश्चन आएगा खाली जगह वाला, वो कभी भी खाली जगह पूरी करें नहीं लिखा हुआ होता, वो लिखा हुआ होता है मुनासिब अल्फाज लगाकर मिसरे मुकम्मल कीजिए, क्योंकि नज़्म की हर जो लाइन एक एक होती है वो मिसरा कहलाती है। आगे समझ क्लियर हो गया बेटा? क्या क्लियर हुआ कि खाली जगह जो होती है वो सबक में से होती है, मिसरे जो होते हैं वो नज़म में से होते हैं। क्योंकि नज़म की जो हर एक लाइन है वो मिसरा कहलाती है। हो गया क्लियर? चले अब हम मिसरे लगाकर मुकम्मल कर लेते हैं। 3 हमारे पास मिसरे हैं। ठीक है, इसको मैं रेस कर देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन भी आपका यही है। आपके पास पहला है, पहला क्या है, सलाम उस पर कि जिसने डैश में फ़कीरी की। अलिफ हमारे पास है, सलाम उस पर के जिसने डैश में फ़कीरी की। अब मैं यहाँ ख़त्मा भी नहीं लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि यह जुमला नहीं है, ये मिसरा है।
क्लास में ख़त्मा नहीं लगाया जाता। दूसरा देखते हैं, पहले हम इसको लिख लेते हैं फिर हम मुकम्मल करेंगे। अलिफ जीम हमारे पास है, सलाम उस पर, हाँ बे है, सलाम उस पर, सलाम उस पर कि जिसने ज़ख्म खाकर डैश बरसाए। ठीक है, पहला क्या है, सलाम उस पर कि जिसने डैश में फ़कीरी की। दूसरा है सलाम उस पर कि जिसने ज़ख्म खाकर डैश बरसाए, उस पर आएगा यहाँ, सलाम उस पर। ठीक है, ये बेटा आपका सफ़ा नंबर 9 पे ये आपका काम है। अब अगर आपको नहीं समझ आ रहा किस पे क्या है, तो ये हम नात हमने पढ़ी थी। ये देखें, ये जो मिसरे हैं नात के, यहीं से ब्लैंक्स हैं। तो आपने देखना है सलाम उस पर कि जिसने डैश में फ़कीरी की, ये कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से हम ढूंढेंगे। तो देखें सेकंड वाला जो मिसरा है, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, तो यहाँ क्या आएगा, बादशाही। अब जल्दी से दूसरा ढूंढें, सलाम उस पर कि जिसने ज़ख्म खाकर, यह चौथा मिसरा है, क्या अब यहाँ लगेगा, फूल बरसाए। ठीक है, अब ये जो बाकी दो रह गए हैं, बे और जीम, बे हो गया है, जीम और हे, यही आपकी डायरी है। खुद मुकम्मल करें। साथ ही मैंने डायरी भी दे दी है। ये जो दो मिसरे हैं ये आपने खुद मुकम्मल करने हैं। खुद मुकम्मल करने के बाद आपने ये मुझे चेक भी करवाने हैं। ठीक है, अब आपको अगर समझ नहीं आएगी तो आपने कहाँ से देखना है, आपने नज़्म को पढ़ना है अच्छे तरीके से और फिर वहाँ देखना है कि मिसरा कहाँ लिखा हुआ है, तो आपने वहाँ से इसको मुकम्मल कर लेना है। ठीक है, इसी के साथ बेटा अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।